चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। चलिए, कल की क्लास में क्या पढ़ा था? भारत में अंग्रेजों के बाद किसका आगमन? डेनिस का। और डेनिस के बाद फ्रांस का आगमन। ठीक है, तो हमने ये जाना था कल कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिस और डेनिस के बाद फ्रांसीसी। ठीक है, तो लगातार अलग अलग यूरोपीय शक्तियां जो हैं वो भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने के लिए क्या कर रही हैं? आ रही हैं। ठीक है, हमने देखा कि किस प्रकार से पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में संघर्ष हुए, और संघर्षों के बाद जो है वो आपके पुर्तगाली शक्ति क्या हो गई? सीमित हो गई, सीमित व्यापारिक क्षेत्र तक ही रह गई, गोवा, दमन और दीप तक। इसके बाद आपने देखा कि जो आपके डच आए, कौन आए आपके? डच। डच के बाद अंग्रेज आएंगे, तो अंग्रेज और डचों के बीच में भी क्या होंगे? संघर्ष होंगे। अब कौन आएंगे? आपके फ्रांसीसी। तो कल की क्लास में आपने फ्रांसीसियों का आगमन और उनके द्वारा भारत में स्थापित की गई व्यापारिक कोठियां तथा उनके साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये यूरोपीय शक्तियां आपस में संघर्ष करी। पहले तो ये यूरोपीय शक्तियां जो हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यह है कि प्रत्येक शक्ति यह चाहती है कि वह केवल और केवल अकेले ही भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखे। ठीक है, तो जब एकमात्र शक्ति ये चाहती है कि हम बस भारत के साथ क्या रखेंगे? व्यापारिक संबंध रखेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक छत्र शासन आप राजनीतिक सत्ता के रूप में जब स्थापित करना चाहोगे तो अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ क्या करना पड़ेगा? पहले संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ शक्तियों के साथ आप लोगों ने इस संघर्ष के बारे में चर्चा की थी। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके जो संघर्ष अंग्रेजों के साथ होंगे वो किसके होते हैं? आपके पुर्तगालियों के साथ होते हैं। तो पहला संघर्ष जो है वो आपका पुर्तगालियों के साथ शुरू हुआ। पुर्तगालियों के साथ यह संघर्ष अंग्रेजों का स्वाली के युद्ध से शुरू होता है। किस युद्ध से शुरू होता है? स्वाली के युद्ध से। और स्वाली के युद्ध के बाद लगातार जो पुर्तगाली हैं वे अंग्रेजों के दबाव क्षेत्र में आते गए, कई युद्धों में पराजित हुए, इन्होंने कई संधियां की, और फाइनली आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली हैं उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए 1662 में, और मैरिटल रिलेशनशिप्स के माध्यम से पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के साथ अपने संबंध जो है उन्हें अच्छा करने का प्रयास किया। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पुर्तगाली लोग जो हैं वो भारत में अपना संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार जो उन्होंने 100 सालों में स्थापित किया था वो अंग्रेजों को स्थानांतरित कर दिया और केवल गोवा, दमन और दीप तक ही रह गए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो आपकी पुर्तगाली वर्सेस आपके अंग्रेज के संघर्ष हुए, इसमें अंग्रेजों ने अपनी विजय हासिल की और पुर्तगाली शक्ति जो है वो आपके भारत में व्यापारिक एकाधिकार को हासिल करने के मामले में आउट हो गई। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में पुर्तगाली के बाद डच शासक आएंगे। कौन आएंगे? आपके डच। तो जो आपके डच शासक आएंगे ये भी अपना भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना और अपना राज्य विस्तार आदि का कार्य करेंगे। और आपने जाना था कि जो डच हैं उनका मुख्य जो इंटरेस्ट है वह भारत के दक्षिण पूर्वी जो आपके एशियाई देश हैं उन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में ज्यादा था। तो ये जो है वो आपके इंडोनेशिया, ये वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, इस वाले क्षेत्र पर इनका इंटरेस्ट ज्यादा था, और वे इन्हीं क्षेत्रों से मसाले आदि के व्यापार में एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। तो हमने ये जाना कि ये डच लोग जो हैं इनका मुख्य रुचि इसी क्षेत्र में थी, परंतु जब उन्होंने भारत में अपना व्यापारिक कोठियों को स्थापित किया और कुछ समय तक ये शासन करे, इनके पश्चात जब अंग्रेज आए तो अब जो नेक्स्ट जो संघर्ष होता है वो किसका होता है? अंग्रेज वर्सेस डच। किसके साथ होता है आपका? अंग्रेज वर्सेस डच। तो अंग्रेज और डचों के बीच में भी युद्ध होंगे, और युद्धों में आप देखेंगे कि पराजय बार बार किसकी होगी? डचों की होगी, और बार बार विजित कौन होगा आपका? अंग्रेज होगा। फाइनली आप देखेंगे कि अंग्रेज और डच संघर्ष का अंत आपको दो तरीके से जानना है। पहला युद्ध जो है वो आपके अंग्रेजों के संदर्भ में आप जान लीजिए कि अंग्रेज और डचों के बीच में अंतिम रूप से जो युद्ध हुआ वो बेदरा का युद्ध हुआ। कहाँ कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के, ये जो पश्चिम बंगाल है इस पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है जिसका नाम है बेदरा।
यह युद्ध जो है वो अंग्रेज और डचों के बीच में 1759 में होगा, जिसमें आपके डच पराजित होते हैं और जीतता कौन है? आपका अंग्रेज। एक और बात कि जो आपके स्थानीय शासक हैं, उस स्थानीय शासकों में आप देखेंगे कि डचों का संघर्ष भारत में दक्षिण भारत वाले क्षेत्र पर, किस क्षेत्र पे? दक्षिण भारत वाले क्षेत्र पर जो आपके डच हैं उनका संघर्ष यहाँ पर त्रावणकोर रियासत के शासक के साथ भी होगा। तो स्थानीय शासक, ये जो आपका क्षेत्र है, ये यहाँ पर आप देखते हैं एक क्षेत्र है जिसका नाम है आपका त्रावणकोर, जिसे ट्रैंकोबार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ट्रैंकोबार के नाम से। और त्रावणकोर रियासत का जो शासक था उसका नाम था राजा मार्तंड वर्मा। इस राजा मार्तंड वर्मा के साथ जो है वो आपके डचों के संघर्ष होते हैं, और यह संघर्ष जो है वो आपके यहाँ पर स्थित एक क्षेत्र जिसका नाम है कोलाचल। क्या नाम है? कोलाचल। तो कोलाचल नामक या कुलाचल नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इस युद्ध को कुलाचल का युद्ध कहा जाता है। ये जो कुलाचल का युद्ध है यह आपके 1749 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हम देखेंगे कि डच लोग जो हैं वे पराजित हो जाते हैं, और पराजित होने के पश्चात उनको इस क्षेत्र से कहाँ जाना पड़ेगा? इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, यानी पुनः वे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक चले जाएंगे। और बचे खुचे हुए जो आपकी डच व्यापारिक कोठियां जो बंगाल वाले क्षेत्र में थी, वहां पर अंग्रेज और डचों का संघर्ष हुआ, और बेदरा के युद्ध के माध्यम से डच जो हैं वो फाइनली आपके अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, और वे अपनी संपूर्ण ट्रेडिंग पोस्ट को अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। और यहाँ पर एक समझौता होता है कि ना अब डच जो हैं वो भारतीय क्षेत्र में रहेंगे, और अंग्रेज जो हैं वे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अब नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंग्रेज और डच संघर्ष का अंत जो है वह आपके बेदरा के युद्ध, इसके बाद कुलाचल के युद्ध, और उसके बाद एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुआ कि अंग्रेज भारत में और डच आपके दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में सीमित रहेंगे। दोनों एक दूसरे के क्षेत्राधिकारों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इस प्रकार का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ। तो हमने जाना कि किस प्रकार से भारत में डच शक्ति का अंत अंग्रेजों के द्वारा और स्थानीय शासकों के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजों के आगमन के बाद और उनके व्यापार विस्तार के बाद जो नेक्स्ट शक्ति आई वो आई आपकी डेनिस। और डेनिस जो है वे अंग्रेजों के साथ क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। तो अंग्रेज और डेनिस के बीच में जो संघर्ष हुआ, इसमें आप देखेंगे कि ये डेनिस लोग जो हैं इनका व्यापारिक आधार, इनका फाइनेंशियल जो स्टेटस है या इनके जो वित्तीय संसाधन है, इसके मामले में ये लोग काफी कमजोर थे। और इनकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं इसमें भी ये तस्करी आदि चाय की करने लगे, और पूर्ण रूप से ये व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाए। इसके अलावा इन्होंने अपना जो मुख्य ध्यान है वो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर रखा। किस पर रखा? ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर रखा। और इन्होंने बंगाल के जो श्रीरामपुर नामक स्थान है यहाँ पर अपने मिशनरी कार्यक्रम चलाए और लोगों को ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए जागरूक किया। कई किताबें यहाँ पर छपवाई और ईसाई धर्म का ही ये प्रचार प्रसार करते रहे। तो मूल रूप से आप देखेंगे कि डेनिस जो हैं वे खुद ही व्यापारिक एकाधिकार करने के मामले में अंग्रेजों से पीछे रह जाएंगे। परिणाम स्वरूप अंततः जब ये अपने व्यापार को यहाँ आगे बढ़ा नहीं सके तो इन्होंने अपना संपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र अंग्रेजों को बेच दिया, और 1854 में अंग्रेज लोगों से पराजित होकर और उन्हें अपने संपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र को बेचने के बाद डेनिश लोग भी चले गए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि डेनिश शक्ति का भी क्या हो जाता है? भारत में अंत हो जाता है। ठीक, ये जो आपके यूरोपीय शक्तियां आ रही हैं, इन यूरोपीय शक्तियों में सबसे अंत में आने वाले जो हैं वो हैं आपके फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस से आने वाली जो आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सबसे पहले आपके अफ्रीका महाद्वीप वाले क्षेत्र पर गई। कहाँ गई? आपके अफ्रीका महाद्वीप। तो आप देखते हैं कि ये आपका जो यूरोप महाद्वीप है, यहाँ भूमध्य सागर है, और यहाँ आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप के पास ये जो क्षेत्र है वो है मेडागास्कर। ठीक है, और इस मेडागास्कर के पास ही एक आपका देश है जिसका नाम है मॉरिशस। क्या है आपका? मॉरिशस। तो ये फ्रांसीसी कंपनी यूरोप से आती है और
मेडागास्कर में तो ये प्रथम अपना जो औपनिवेशिक अभियान करती है उसमें असफल रहती है, परंतु आगे चलकर कालांतर में ये फ्रांसीसी कंपनी जो है वह मॉरिशस नामक स्थान पर अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को स्थापित करने में सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं कि मॉरिशस नामक स्थान के अलावा फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में भी अपना क्या किया है, विस्तार किया, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। आज हम जो है उस विस्तार के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में जो संघर्ष होगा उनकी चर्चा करने वाले। ठीक है, तो उसकी चर्चा के अनुक्रम में हम देखेंगे कि अब जो मेन संघर्ष होने वाला है वह संघर्ष होगा आपके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। किसके बीच में होगा? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होगा। अब ये जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, इस आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के होने के कई सारे कारण हैं। कारण ये है कि हमने देखा कि भारत में एक्चुअल में आपके दो प्लेयर्स हैं। अब कितने प्लेयर्स हैं आपके? दो। पहला प्लेयर जो है वो है आपके कौन? ब्रिटिश। पहला प्लेयर कौन है आपके? ब्रिटिश। ब्रिटिश यानी आपके अंग्रेज लोग। ठीक है, और जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो हैं आपके कौन? फ्रांस के कौन लोग? फ्रेंच लोग। अब ये दो प्लेयर्स बस बचे हैं, इन दोनों के बीच में क्या होनी है? लड़ाई। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि संघर्ष होने के पीछे कई सारे क्या होते हैं? आपके कारण जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं आपके? कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला कारण तो ये है कि जो ब्रिटिश आपके अधिकारी हैं, जो आपके कंपनी के गवर्नर जनरल हैं, वाइसराय हैं, ये जो अधिकारी तंत्र इनका आया है, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। इनका यह पूर्ण रूप से मन था कि यूरोपीय शक्तियों में केवल और केवल हम ही संपूर्ण भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को स्थापित करेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि फ्रांसीसी भी इनसे कम नहीं है। इनका भी यही मोटिव है कि हम ही भारत में केवल हमारा सिंगल ही पॉलिटिकल डोमिनेंस होना चाहिए और सिंगल हमारा ही क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग मोनोपोली भी होना चाहिए। यानी भारत के साथ यूरोपीय देशों के संदर्भ में व्यापार करने के लिए केवल हमारा ही क्या होना चाहिए? व्यापारिक एकाधिकार होना चाहिए। तो ये दोनों की दोनों, चाहे ब्रिटेन हो और चाहे आपके फ्रांस हो, ये दोनों ही दोनों आपके भारत में क्या करना चाहते हैं? आपके व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं, और इस व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने के लिए दोनों लड़ेंगे। ठीक है, दूसरा कारण जो मैंने बताया, दोनों की क्या? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। तो आपने देखा कि जो अंग्रेज हैं, इनके अधीन जो आपके कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल और वाइसराय आएंगे, इनकी पॉलिटिकल डिजायर्स तो बहुत अच्छी थी ही थी। इसके साथ हम देखते हैं कि फ्रांस कंपनी, फ्रांस से आने वाली जो फ्रांसिस कंपनी है, इसका जब गवर्नर आएगा डुपले, इस डुपले नामक जो फ्रांसीसी गवर्नर था, इसकी भी पॉलिटिकल डिजायर्स बहुत अधिक बढ़ जाएंगी और इसका भी मन होगा कि केवल हम ही भारत में क्या करेंगे? अब अपना डोमिनेंस भी रखेंगे और हम ट्रेड मोनोपोली पर भी बनाए रखेंगे। ठीक है, तो दोनों ही जो शासक हैं इनके, जो भारत में अपना व्यापार स्थापित करे हैं, जो आपके व्यापारिक कंपनियों के मालिक हैं या गवर्नर हैं या प्रतिनिधि हैं, ये दोनों ही भारत में क्या चाहते हैं? अपना प्रभुत्व चाहते हैं। तो इस कारण से इनके बीच में क्या होगा? संघर्ष होगा। ठीक, एक और कारण ये था कि आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में आपके युद्ध होना है, और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इस वाले क्षेत्र पर जो शासक हैं वे आपके क्षेत्रीय या स्थानीय शासक हैं। कैसे शासक हैं? क्षेत्रीय और स्थानीय शासक। तो ये जो क्षेत्रीय और स्थानीय शासक हैं, ये काफी कमजोर थे। ये कैसे थे? आपके कमजोर, और इनकी जो शक्ति है वो बहुत कम हो चुकी थी। दूसरी बात कि ये जो क्षेत्रीय और स्थानीय शासक थे, इनकी नौसेना में भी पकड़ कम मजबूत थी, इनकी नेवी भी उतनी अच्छी नहीं थी, इनके पास सेना भी अच्छी नहीं थी। तो ये लोग जो है ये कमजोर क्या थे? आपके स्थानीय शासक थे। तीसरी चीज कि ये जो क्षेत्रीय और स्थानीय शासक हैं, ये खुद ही आंतरिक उत्तराधिकार का संघर्ष कर रहे हैं। यानी आप देखेंगे कि इन शासकों के जो क्षेत्र हैं उनमें खुद ही अपने राज्य में, उनमें वंश में, यानी पिता पुत्र और उसके बाद चाचा या भतीजे, इनके बीच में क्या चल रहा है? उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है। तो ये खुद ही क्या कर रहे हैं? आपस में उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो इन दोनों की लड़ाइयों में क्या होगा? अब
एक जो दो लोग लड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है, एक जगह पर कैसे होंगे, दो लोग लड़ेंगे क्षेत्रीय शासकों में भी, तो एक का साथ कौन देगा, ब्रिटिश, और एक का साथ कौन देगा, फ्रांस। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो भारतीय स्थानीय शासक हैं जिनके बीच में खुद का उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है, उस उत्तराधिकार के संघर्ष का लाभ उठाया किसने, ब्रिटेन और फ्रांस ने। ठीक है, तो ये जो भारत की तात्कालीन परिस्थितियां थी, ये जो हैं वो भारत में अब अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तियों के भिड़ने का कारण बनेंगी। परंतु ये परिस्थितियां महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो परिस्थिति है वो यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का संघर्ष है। भारत में ये जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर आज आप जो पढ़ने वाले हैं, इसका मुख्य कारण यूरोप में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर जो यूरोपीय शक्तियां आपस में भिड़ रही थी, वहां पर भी ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने आ गए। और जब वे आपस में वहां यूरोप में आमने सामने आएंगे तो उसका ही प्रभाव भारत में भी पड़ा, और इसी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष का जो ये युद्ध है उसी का विस्तार एंग्लो कर्नाटिक वॉर कहलाता है। चूंकि ये भारत के कर्नाटिक नामक क्षेत्र में हुआ, इसीलिए भारत में इन युद्धों को आंग्ल कर्नाटिक युद्ध या एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि इसे कर्नाटिक वॉर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भारत के कर्नाटक क्षेत्र पे हुए थे। दूसरी बात कि एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स होने का जो मेन कारण है वह है यूरोप में हो रहा ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का संघर्ष। ठीक है, तो आज आपने एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स को पढ़ने के लिए ये जाना कि भारत में ये युद्ध जो है वो क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो चर्चा की इसके बारे में जान लेते हैं कि अंग्रेज और जो फ्रांसीसी हैं इनके बीच में संघर्ष के क्या क्या कारण थे। पहला कारण क्या है आपका, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, दोनों की मजबूत है, किसकी, अंग्रेज की भी और फ्रांसीसियों की भी। दूसरा कारण है फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, ये लोग जो हैं दोनों ही ये चाह रहे हैं कि वो भारत को अपना पूरा कॉलोनी बना ले, उपनिवेश बना ले, और फ्रांस भी चाह रहा है कि वो भी अपना क्या करे, भारत को कॉलोनी बना ले। तीसरा कारण आप देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपस में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, किसको लेकर, व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट कारण आपने जाना कि 1742 ईस्वी में जो इंग्लैंड और फ्रांस है इनके बीच में युद्ध कहां पर होगा, यूरोप महाद्वीप में, तो वहां पर जो युद्ध होगा वो ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर चल रहा था, जिसका प्रभाव कहां पर पड़ा, भारत पर पड़ा। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और कि ये जो आपके स्थानीय शासकों के बारे में अभी मैंने चर्चा की थी, ये स्थानीय शासक जो हैं वे, उनमें राष्ट्रवादी भावना की क्या थी, कमी थी। वे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ को क्या कर रहे थे, खुद ही खुद लड़ रहे थे, उत्तराधिकार के संघर्ष में भिड़े हुए थे। उनको यह अभी तक अनुभूति नहीं हुई कि कोई विदेशी शक्तियां आकर उनको क्या कर रही हैं, आपस में संघर्ष करा रही, और उनके इस संघर्ष का वे फायदा उठाकर उनके क्षेत्रों को ही क्या कर रही है, विजित कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रवादी भावना की कमी भी थी किनमें, भारतीय शासकों में, जिसके कारण वे इन यूरोपीय जो कंपनियां थी इनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को सही तरीके से उनके मोटिव को भाप नहीं पाए। परिणाम स्वरूप भारत में आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच में क्या होते हैं, युद्ध। जिसके कुछ अन्य कारण और भी हैं, जैसे आप देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के अंत में, कब, 17वीं शताब्दी के अंत में, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो अंग्रेज हैं वे सबसे पहले अपने भारत में, यानी वो आए तीसरे नंबर पर, लेकिन वे भारत में स्थापित कैसे हुए, तो हमने ये जान लिया है कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के साथ कैसे संघर्ष किया। दूसरा आपने जाना डचों के साथ क्या किया, फिर डेनिस के साथ क्या हुआ, और अब लास्ट किसके साथ, फ्रांस के साथ। तो यहीं पर ये बात लिखी गई है कि उन्होंने पहला किसके साथ संघर्ष किया, पुर्तगालियों और डचों के साथ। तो पुर्तगालियों के साथ वैवाहिक संबंध की नीति स्थापित करी और उन्हें फाइनली क्या कर दिया, भारत से हटा दिया। डचों के साथ क्या हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ, और आपके स्थानीय शासकों में कुलाचल का युद्ध हुआ। इसके माध्यम से डच शक्ति भी क्या हो गई, भारत में प्रभावहीन हो गई। इसके बाद डेनिस जो थे उन्होंने तो खुद अपने व्यापारिक जो क्षेत्र थे उनको क्या कर दिया, बेच दिया, और वे क्या चले गए, वापस चले गए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने के लिए केवल एक ही शक्ति बची है, वो कौन है, फ्रांस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में,
हाँ, 18वीं शताब्दी का मतलब 701 से 1709 आपके 1799 तक, ठीक है। तो इस वाले टाइम में आपके कौन आया, अंग्रेजों का नया प्रतिद्वंदी या नया कॉम्पिटिटर कौन आ गया, फ्रांस। और ये जो फ्रांस की व्यापारिक कंपनी है, आप देखे थे कि ये पूर्णतः सरकारी अधिपत्य वाली कंपनी थी। इसको तो इसके चार्टर में इसकी कंपनी ने आदेश भी दिया था कि आप संघर्ष भी कर सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं, उसके लिए हम सैन्य सहायता भी देंगे, क्षतिपूर्ति भी देंगे, वित्तीय सहायता भी देंगे। तो इतनी सारी फैसिलिटीज जब फ्रांसीसी कंपनी को मिली और अनुमति भी थी, तो अब ये दोनों शक्तियां क्या होंगी, आपस में संघर्ष करेंगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि फ्रांसीसी कंपनी में जो आपका डुप्ले है, कौन है आपका डुप्ले, तो ये जो डुप्ले नामक आपका फ्रांसीसी गवर्नर था, इसकी पॉलिटिकल डिजायर्स बहुत हाई लेवल की थी। इसको ही बहुत अधिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि हम अंग्रेजों को भारत से हटा दें और हम केवल और केवल भारत के साथ क्या करेंगे, व्यापारिक एक अधिकार और राजनीतिक प्रभुत्व दोनों ही स्थापित करेंगे। फिर आपने देखा कि भारत में जो स्थानीय क्षेत्रों में आपकी सत्ता विभक्त थी, उनमें उत्तराधिकार के संघर्ष और राष्ट्रवाद की भावना की क्या थी, कमी थी। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि फ्रांसीसी कंपनियां जो हैं वो भारत में कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी वाले क्षेत्र पर क्या होती हैं, आपके अपना व्यापार आसानी से स्थापित कर लेती हैं। और ये अपना व्यापार उस क्षेत्र में आसानी से अपना उद्योग इसलिए स्थापित कर पाई क्योंकि ये क्षेत्र ऑलरेडी वहां के स्थानीय शासकों के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण इनस्टेबल था, यानी यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पहले से ही थी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो कारण है वह कारण है भारत में एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स होने का, वो है ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का संघर्ष, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का संघर्ष जो है उसको समझ, ये जो ऑस्ट्रिया है ये कहां पर स्थित है, तो आंसर है यूरोप महाद्वीप में। कहां पर, यूरोप। यूरोप महाद्वीप पर आप देखेंगे कि ये जो आपको कंट्री दिखाई दे रही है ये है आपके फ्रांस, क्या है आपके फ्रांस। और जो आपके उत्तर अटलांटिक महासागर है वहां पर ये आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है ब्रिटेन, ठीक है। ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें मुख्य जो देश है ये है आपका ऑस्ट्रिया, क्या है आपका ऑस्ट्रिया। तो इस ऑस्ट्रिया वाले क्षेत्र पर जो आपके यूरोपीय देश हैं, कौन है आपके यूरोपीय देश, ये देश जो है वो अपना अधिकार स्थापित करने के लिए लड़ाई कर रहे थे। प्रत्येक यूरोपीय देश जो इस वाले क्षेत्र के हैं वे देश चाह रहे थे कि हम ऑस्ट्रिया पर अपना क्या करेंगे, उत्तराधिकार स्थापित करेंगे। अच्छा, इस चीज को समझने से पहले एक बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जब आपके इन यूरोपीय देशों ने विभिन्न देशों के क्षेत्र में अपने उपनिवेश विकसित करना शुरू करे, तो इन यूरोपीय, यहाँ पर थे ये सारे यूरोपीय देश, तो इन यूरोपीय देशों को अनुमति क्या मिली थी कि वे लोग जो हैं वो केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देशों के साथ, ठीक है। और आप यहाँ जानते हैं ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो ये है आपका क्या, स्टेट ऑफ मैगलन, इसके पश्चिमी देशों के साथ। तो इनको तो अनुमति थी कि ये यहाँ पर भी अपना क्या कर सकते हैं, व्यापार, और यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, व्यापार। तो यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है, तो ये भी तो आपका मैगलन की जल संधि के क्या है, पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर एक क्षेत्र है उत्तर अमेरिका महाद्वीप पे जिसका नाम है आपका लुइसबर्ग, क्या नाम है, लुइसबर्ग। इस लुइसबर्ग वाले क्षेत्र पर अधिकार था किसका, फ्रांसीसियों का। किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का अधिकार था। यानी फ्रांसीसियों ने लुइसबर्ग को अपना उपनिवेश बनाया था। फ्रांसीसियों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लुइसबर्ग को क्या बनाया, अपना उपनिवेश, ठीक है। जबकि आप देखेंगे कि जो आपका प्यारा भारत है, ये आपका जो प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत वाले क्षेत्र पर हमने देखा कि अंग्रेजों ने, किसने, अंग्रेजों ने ये जो मद्रास वाला रीजन है, किस वाला रीजन, मद्रास, तो मद्रास वाले रीजन ने में अंग्रेजों ने इसे अपना क्या बनाया था, उपनिवेश बनाया था। क्लियर है। तो आप आगे इस उत्तराधिकार के संघर्ष की पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि जब ये संघर्ष यूरोप महाद्वीप में हो रहा है, यूरोप महाद्वीप पर किस पर करने के लिए हो रहा है, ऑस्ट्रिया पर। इस ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए जो संघर्ष होगा, उस संघर्ष में फिर से अंततः मेन प्लेयर कौन बचेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस ही बचेंगे। कौन बचेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस।
और जब ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ पर भी मेन प्लेयर बचेंगे तो वे यहाँ पर भी मेन प्लेयर हैं। कौन? पहला तो कौन है आपका? ब्रिटेन, और दूसरा कौन है आपका? फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच लड़ाई है और यहाँ पर भी आपके ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ही लड़ाई है यूरोप वाले क्षेत्र पे। और दोनों ही देश इस तरफ यानी पूर्वी देशों में भी अपने उपनिवेश स्थापित किए हैं और आपके मैगलन की जल संधि के पश्चिमी देशों में भी क्या किए हैं? अपने उपनिवेश स्थापित किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसको उपनिवेश बनाना चाह रहे हैं? ऑस्ट्रिया को। तो अब यहाँ पर जो लड़ाई होगी उस लड़ाई का प्रभाव कहाँ तक पहुंचेगा? भारत तक भी पहुंचेगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ लड़ेंगे तो ये सोचेंगे यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक जीत सकता है, एक दूसरे पर क्या बन सकता है? भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी उनके संघर्ष शुरू हुए। तो आप देखेंगे कि भारत में होने वाले एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स जो हैं उनका मुख्य कारण यूरोप महाद्वीप में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर जो यूरोपीय शक्तियां थी, जिसमें मुख्यतः कौन भिड़े थे? आपके ब्रिटेन और फ्रांस, उसी का विस्तार भारत में एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स है। पहली चीज क्लियर हो गई सभी को? पृष्ठभूमि समझ में आ गई? ठीक है, सबको ऑस्ट्रिया पता चल गया, यहां पर आपके फ्रांस और ब्रिटेन पता है। आगे बढ़े। ठीक, आगे आप देखेंगे कि हमको ये जानना है कि ये जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स हैं ये भारत के किस क्षेत्र पे हो रहे हैं, ये कर्नाटिक क्षेत्र कहां पर है? तो पहली चीज कि कर्नाटिक क्षेत्र जो है वो आपके दक्षिण भारत में। कहां पर? दक्षिण भारत। आज आप दक्षिण भारत में ये वाला क्षेत्र जो देखते हैं ये कौन सा राज्य है आपका? तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ठीक है, तो वर्तमान का जो आपका तमिलनाडु राज्य है इस वाले क्षेत्र पर। अच्छा, ये जो है ये पानी वाला क्षेत्र है कि नहीं? समुद्र वाला। ये क्षेत्र है आपका बंगाल की खाड़ी। क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊंची ऊंची आपके जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको नदियों ने क्या कर दिया है? काट दिया है। इसे आप जानते हैं पूर्वी घाट के नाम से। किसके नाम से? पूर्वी घाट के नाम से। तो हम देखते हैं कि जो आपका कर्नाटिक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटिक। ये कर्नाटिक क्षेत्र यहाँ पर पाई जाने वाले पूर्वी घाट, क्या आपका? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये जो आपका स्थलीय भाग है, इसी स्थलीय भाग को कर्नाटिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कर्नाटिक के नाम से। और इसी कर्नाटिक क्षेत्र में आपके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होंगे। एक और बात कि जब आप इसे देख ही रहे हैं तो यहाँ पर और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो आप देखेंगे कि कर्नाटिक रीजन के बाजू में ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है वह आपका मैसूर रियासत। कौन सी रियासत है? मैसूर रियासत। और इसी कर्नाटिक क्षेत्र के ऊपर का जो उत्तरी भाग है इसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रियासत है जिसका नाम है हैदराबाद रियासत। कौन सी रियासत है आपकी? हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत के जो शासक हैं उनकी उपाधि क्या होती है आपकी? निजाम। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका कर्नाटिक क्षेत्र है इसके आसपास क्या है? तो मैसूर रियासत, हैदराबाद रियासत और आपका उत्तरी सरकार क्षेत्र। यहां तक का क्लियर? तो पहले तो आपको लोकेशन क्लियर होना चाहिए कि आपका युद्ध हुआ कहाँ है। ठीक है, तो हमने युद्ध की क्षेत्र की क्या जान ली है? लोकेशन। अब लोकेशन जानने के बाद आप देखेंगे कि क्या अंग्रेज पहले से इन क्षेत्रों पर अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर चुके थे क्या? तो आंसर है हाँ, स्थापित कर चुके थे। क्योंकि अंग्रेज भारत में कब आए थे? अंग्रेज भारत में 1600 में आ गए, है ना? लगभग 1600 बोल सकते हैं हम। तो 1600 में आए और अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत में आपके दक्षिण जो भारतीय क्षेत्र है इसके पूर्वी तट पर अपनी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की थी। और व्यापारिक जो आपके ट्रेडिंग पोस्ट बनाए जाते थे या व्यापारिक कोठियां बनाई जाती थी इसको ये लोग फोर्टिफाइड भी करते थे। कल की क्लास में आपने फोर्ट सेंट जॉर्ज के बारे में और फोर्ट सेंट डेविड के बारे में जाना था। तो ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है यह आपकी ब्रिटिशर्स की बस्ती है। किसकी बस्ती है? आपके ब्रिटिशर्स की। जो कहां पर स्थापना की गई थी? मद्रास में। और आप देखेंगे इसी मद्रास का कालांतर में नाम जो है वो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने ये जो आपका कड्डालौर वाला क्षेत्र है इस कड्डालौर के पास एक और फोर्ट की यानी किले बंद व्यापारिक कोठी की स्थापना की जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो अंग्रेज लोग हैं
इन्होंने यहाँ पर अपनी दो बड़ी बड़ी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की। चेन्नई वाले क्षेत्र पर किसकी? फोर्ट सेंट डेविड के। और ये जो आपका कडलौर वाला क्षेत्र है यहाँ पर फोर्ट सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फोर्ट सेंट जॉर्ज और यहाँ आपके फोर्ट सेंट डेविड। सभी को क्लियर? चेन्नई में क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज और कडलौर में फोर्ट सेंट डेविड। फिर इसके बाद जब फ्रांसीसी लोग आएंगे, कौन आएंगे आपके? फ्रांसीसी लोग। तो फ्रांसीसी लोग भारत में कब आए? 1668 पे आए और उन्होंने भी अपने क्या की? व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करना शुरू की। तो उन्होंने भी भारत के इस वाले क्षेत्र पर, यानी दक्षिणी भारत वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र पर चूंकि स्थानीय शासक यहाँ कैसे हैं? कमजोर, तो क्षेत्रीय शासकों से उनको लालच देकर या अन्य प्रकार से मना लेते हैं और यहाँ के छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर उन्होंने भी क्या की? अपनी व्यापारिक पोस्ट की स्थापना की थी। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो आपके फ्रांसीसी लोग हैं उन्होंने अपने दो क्षेत्र पर किलेबंद कोठरियों का निर्माण किया था। पहला क्षेत्र जो है वो है आपका पुडुचेरी। कौन सा क्षेत्र है आपका? पुडुचेरी। और दूसरा क्षेत्र जो है वो उनका कराईकल। कौन सा क्षेत्र है आपका? कराईकल। लेकिन आप देखेंगे कि इस वाले रीजन पर जो आपके फ्रांसीसियों की ट्रेडिंग पोस्ट है और जो आपके अंग्रेजों की ट्रेडिंग पोस्ट है, ये लगभग आसपास हैं। कैसे हैं आपके? आसपास। सबसे पहले आप देखेंगे कि चेन्नई में क्या पड़ेगी? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट जॉर्ज है। कहां पर? चेन्नई में। ये किसके आधिपत्य पर है? ब्रिटिश के। लेकिन इसके नीचे पुडुचेरी पर किसका आधिपत्य है? फ्रांसीसियों का। ये यहाँ पर फ्रांसीसी की ट्रेडिंग पोस्ट है। फिर इसके नीचे आप देखेंगे तो क्या है आपका? कडलौर। कडलौर में क्या है? फोर्ट सेंट डेविड। ये किसका है? ब्रिटिशर्स का। और ये किसका है? कराईकल, फ्रांसीसियों का। तो अब आप देखें कि ये दोनों की जो व्यापारिक कोठियां हैं, यानी ये दोनों की ही ट्रेडिंग पोस्ट जो हैं वो कैसे हैं आपके? एक दूसरे के बीच बीच वाले क्षेत्र पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बोल रही हूँ तो ये क्या है आपका? चेन्नई। चेन्नई में क्या आएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज आएगा। क्या आएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये किसकी है? हाँ। और आप देखेंगे कि आपके कडलौर में क्या थी इनकी? कडलौर में इनकी क्या है? डेविड। ये भी किसकी है? आपके ब्रिटिशर्स की है। लेकिन आपने देखा कि जो फ्रांस वाले लोग हैं उनकी कहां पर है? उनकी एक है कहां पर? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में है और दूसरी कहां पर है? कराईकल। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है जिसे आप किस नाम से जान रहे हैं? कर्नाटक। किस नाम से जान रहे हैं आप? कर्नाटक। इसी क्षेत्र में इनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट है, ट्रेडिंग पोस्ट नहीं, ये तो बड़े बड़े गोदाम है, यहाँ तो रसद भी है, अस्त्र शस्त्र भी है, सब कुछ है। तो ये लोग क्या करेंगे? एक दूसरे की ट्रेडिंग पोस्ट वाले रीजियंस पर घेरेबंदी आदि डालेंगे और यहीं पर आपस में क्या करने वाले हैं? संघर्ष। ठीक है। तो मैपिंग सभी को क्लियर है? ठीक है। सभी को ये पता है कि कौन सा क्षेत्र कहां पर स्थित है? ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जो पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर होगा, क्या होगा आपका? पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी शक्तियां आपके आपस में क्या करेंगी? लड़ाई। ठीक है। तो इस लड़ाई को जानने के लिए आप लोग जो हैं वो पहले एक क्षेत्र को जान लीजिए। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो आपका पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, इस एंग्लो कर्नाटिक वॉर वाले रीजन पर जो आपका कर्नाटक क्षेत्र है वहां का शासक कौन था? ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा आपका? कर्नाटक वाला क्षेत्र। कर्नाटक वाले क्षेत्र का शासक है अनवरुद्दीन। कौन है आपका? यहाँ का शासक है अनवरुद्दीन। ठीक है। और इसके बेटे का नाम है महफूज। इसके बेटे का नाम क्या है? महफूज। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके शक्तियां हैं, कौन है? ब्रिटिश भी हैं और फ्रांस भी है। तो फ्रांसीसी गवर्नर कौन रहेगा आपका? डुप्ले। ठीक है। और आपके इसके अलावा डुप्ले का साथ देने के लिए एक और फ्रांसीसी गवर्नर है जो कि आपके मॉरिशस में स्थित ट्रेडिंग पोस्ट में रह रहा है। ठीक है। तो फ्रांसीसी लोग जब यहाँ से आते हैं तो वो यहाँ जाते हैं कहाँ पर? मेडागास्कर। और मेडागास्कर के बाद ये मॉरिशस वाले क्षेत्र पर क्या करते हैं? अपनी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो ये मॉरिशस में अपनी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना करेंगे, जहां पर गवर्नर कौन था फ्रांस का? इसका नाम है ला बुर्दने। क्या नाम है आपका? ला बुर्दने। तो ला बुर्दने यहाँ पर क्या है? गवर्नर। अब आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में युद्ध कहां पर हो रहा है? भारत के इस वाले रीजन में। तो जब इसको सहायता की जरूरत पड़ेगी तो ये हिंद महासागर से होकर यहाँ आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा।
किसकी सहायता करने के लिए? डुप्ले की। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस एंग्लो कर्नाटिक वॉर में प्रारंभ में जब युद्ध हुआ, किस पर अधिकार करने के लिए? मद्रास पर अधिकार करने के लिए। तो लाबुर्दने जो है वो मॉरिशस से साथ देने किसके आएगा? डुप्ले के साथ देने आएगा। ठीक है, अब चूंकि मद्रास पर जो अधिपत्य था वो किसका था? अंग्रेजों का, क्योंकि उनकी वहां पर क्या है? व्यापारिक कोठी है, और उस कोठी का नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो उस फोर्ट सेंट जॉर्ज पर कौन अधिकार करना चाह रहा है? फ्रांसीसी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किसको गुस्सा आएगा? अंग्रेजों को। अब जब अंग्रेज जो हैं इनको क्रोध होंगे और इनको लगेगा कि ये फ्रांस का जो डुप्ले है ये हमारे फोर्ट सेंट जॉर्ज पर या मद्रास वाले क्षेत्र पर क्यों कब्जा कर रहा है, हमसे संघर्ष कर रहा है। तो अंग्रेज लोग जो हैं, जिनकी कंपनी का नाम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सहायता मांगेंगे किससे? अनवरुद्दीन से। क्यों? क्योंकि भाई वो अनवरुद्दीन के क्षेत्र में ही तो है, और इस क्षेत्र का नवाब कौन है? अनवरुद्दीन है। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन जो है उसके क्षेत्र अधिकार में आता है क्या? मद्रास। तो वो बोलेंगे कि पहले हमारा अधिकार था मद्रास पर, फ्रांसीसी जबरदस्ती हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं, तो आपको हमारी क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। क्लियर है? और यहीं से जो है वो एंग्लो कर्नाटक वॉर की शुरुआत कैसे होगी ये जानेंगे। ठीक है, अब आप जानिए, फिर से हमको दो क्षेत्रों पर जाना है। आप एक बार वहां जाइए यूरोप में, जो अभी इसके पहले मैंने वॉर ऑफ सक्सेशन समझाया है कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के संघर्ष का क्या चल रहा है? युद्ध। वहां पर कौन है? ब्रिटेन और फ्रांस। और भारत में ब्रिटेन और फ्रांस। जो उत्तराधिकार का संघर्ष का युद्ध वहां शुरू होगा कब? 1740 में। क्या होगा? 1740 में। उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? भारत में। अब ये सारे लोग लड़ेंगे। कौन कौन लड़ेगा? डुप्ले, लाबुर्दने, अनवरुद्दीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन है? मॉर्स। कहां पर? मद्रास में। ठीक है, तो इसका नेतृत्व मॉर्स करेगा, फ्रांस की कंपनी का नेतृत्व डुप्ले करेगा। कर्नाटक क्षेत्र में जो आपका शासक है वो कौन है? अनवरुद्दीन। और जो आपके लाबुर्दने हैं वो प्रारंभ में डुप्ले की सहायता करेगा, बाद में इसका क्या बन जाएगा? विरोधी। ठीक है, और इसके साथ धोखा कर देगा। ठीक है, क्यों किया ऐसा? क्योंकि जो फ्रांसीसी गवर्नर है इनमें आपस में ही एकता का अभाव है। ठीक है, क्लियर? तो उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी आपसी एकता के अभाव का फायदा कौन उठाएगा? आपका ब्रिटिश कंपनी उठाएगी। ठीक है, तो अब हम जो है वो एंग्लो कर्नाटक वॉर्स जो हैं उनको क्या करते हैं? समझना शुरू करेंगे। तो शुरुआत ये होती है एंग्लो कर्नाटक वॉर की कि 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस और कौन लड़ रहे थे? ब्रिटेन लड़ रहे थे, जिसका प्रभाव कहां पड़ा? भारत में। और भारत में भी दो कंपनियां लड़ने लगेंगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बीच में युद्ध कहां होगा? हाँ, तो ये है आपका कर्नाटक क्षेत्र। इस क्षेत्र पर ये लड़ जाएंगे क्योंकि दोनों की ही वहां पर कुछ क्या है? आपके फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्नाटक क्षेत्र का शासक कौन था? अनवरुद्दीन। ठीक है, क्या नाम है उसका? नवाब अनवरुद्दीन। ठीक है, और नवाब अनवरुद्दीन का खुद संघर्ष चल रहा है, किसके लेकर? उत्तराधिकार को लेकर। तो ये उत्तराधिकार के संघर्ष का फायदा कौन उठाने वाले हैं? ब्रिटेन, ब्रिटिश और फ्रेंच, ये दोनों उठाने वाले। एक और बात कि इसी अनवरुद्दीन का जो बेटा है उसका नाम क्या है? महफूज खां। क्लियर? चलिए, तो अब जो है वो हम यहाँ पर इन लोगों के युद्ध की शुरुआत करेंगे। तो हुआ युद्ध है ऐसे कि ये जो आपका हिंद महासागर वाला क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? हिंद महासागर वाले क्षेत्र पर फ्रांसीसी जहाज खड़े थे, और ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र पर जो आपके फ्रांसीसी जहाज थे, कौन से जहाज थे? फ्रांसीसी जहाज थे। फ्रांसीसी जहाज में 1745 ईस्वी पर आक्रमण कर दिया। यानी आप ये जान लीजिए कि ये भारत का क्षेत्र है और ये क्या है? हिंद महासागर वाला क्षेत्र। यहाँ पर उनके क्या खड़े हैं? जहाज। तो इन जहाज पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? पहले आक्रमण किया। ठीक है, और यही आक्रमण जो है वो एंग्लो कर्नाटक युद्ध की शुरुआत भारत में शुरुआत है। तो भारत में शुरुआत किसने किया है? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब हुआ ये कि जब ये शुरुआत होती है तो यहाँ पर जो भारत में फ्रांसीसी क्षेत्र का जो गवर्नर है उसका नाम है डुप्ले। डुप्ले ने कहा कि हमने तो आपका कुछ किया नहीं था,
आपने हमारे जो जहाज थे उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अब डुप्ले जो है वो बदला लेने के लिए सोचेगा और कहेगा कि अब तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देकर ही रहूंगा। कौन कहेगा? डुप्ले। तो डुप्ले अपने सहायक को बुलाएगा, कहां से? मॉरिशस से। उसका नाम क्या है? लाबुर्दने। अभी आपने देखा था कि लाबुर्दने मॉरिशस, अपन ने मैप रीडिंग कर ली है। तो वहां से लाबुर्दने को बोलेगा कि इन लोगों ने जबरदस्ती ही बिना किसी कारण के हमारे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उसके जहाजों को क्या किया है, नष्ट किया है, उनको आक्रमण किया है। तो हमें इसका क्या करना है, जवाब देना है। तो तुम आओ और मैं इनकी जो व्यापारिक कोठरी है जिसका नाम सेंट फोर्ट जॉर्ज है, मद्रास वाले क्षेत्र है, मैं उसका घेरा डालता हूं, तुम मेरी सहायता करना। तो हम लोग उस क्षेत्र पर क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। तो युद्ध होगा। और इस युद्ध वाले क्षेत्र पर आप देखेंगे कि फ्रांस का गवर्नर कौन है, डुप्ले, और मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर कौन है, लाबुर्दने। इन दोनों ने 1746 में इस आक्रमण का बदला मद्रास क्षेत्र पर आक्रमण करके लिया। और जब मद्रास क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे तो जीत जाएंगे। कौन जीत जाएगा? लाबुर्दने और डुप्ले दोनों। और इस मद्रास वाले क्षेत्र पर किसका अधिकार हो जाएगा? इन दोनों का हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि जो लाबुर्दने, कौन है आपका? लाबुर्दने, जो कि क्या था, फ्रेंच था। ये इसके साथ कौन, इसने किसका साथ दिया? डुप्ले का दिया। लेकिन बाद में यही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस लाबुर्दने को लालच दे दिया। क्या कर दिया? लालच दे दिया। और ये लाबुर्दने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या आ गया, लालच में आ गया। कितने की लालच दी? तो 4 लाख पौंड की राशि की लालच दे दी। और ये लाबुर्दने जो है उसने क्या किया, जो मद्रास जीते थे दोनों जन ने मिलकर, उसको किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को पुनः क्या मिला यहाँ पर? अभी मद्रास तो मिल गया। और ये कहाँ चला जाएगा? फिर से मॉरिशस चला जाएगा। लेकिन डुप्ले को बहुत बुरा लगा। डुप्ले को ये लगा कि ये तो मेरा साथी है, फ्रेंच गवर्नर ही था, और जब इतना बड़ा टेरिटरी क्षेत्र हमने जीता साथ में मिलकर, तो इसने लालच के मारे क्या किया, मद्रास फिर से दे दिया। किसको? अंग्रेजों को। और डुप्ले जो था उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। उसने कहा कि मैं फिर से मद्रास पर क्या करूंगा, अधिकार करके ही रहूंगा। और फाइनली आप देखेंगे कि मद्रास पर उसने क्या कर दिया, पुनः आक्रमण कर दिया। अब क्या होगा कि जब इसने पुनः मद्रास पर क्या किया, आक्रमण किया, तो आप जान रहे हैं कि कर्नाटक का नवाब कौन है? अनवरुद्दीन। उसने कहा कि आप यहाँ पर बहुत अशांति बनाकर रखे हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर डुप्ले से कहेगा कि आप मेरे कर्नाटक क्षेत्र में बहुत अशांति फैला रहे हैं। ये क्या है कि बार बार वो आक्रमण करते हैं, फिर वो आक्रमण करते हैं। तो डुप्ले जो है उसने अनवरुद्दीन को अपने साथ मिला लिया और कहा कि आपको तो पता है ना कि ये क्षेत्र किसका है, अंग्रेजों का है। यदि मैं ये फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका जीत जाता हूं और मद्रास वाला क्षेत्र अगर मैं जीत गया तो आपको मैं मद्रास गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है। तो अनवरुद्दीन बहुत खुश हुआ कि मुझे क्या मिल जाएगा, मद्रास वाला क्षेत्र मिल जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, कैरी ऑन करो, लड़ो। ठीक है। और मद्रास वाला क्षेत्र क्या करो, मुझे जीत कर दे दो। किसने बोला? अनवरुद्दीन ने। अब अनवरुद्दीन क्या करेगा, बेटे के साथ वेट करेगा कि जो डुप्ले है वो मद्रास वाले क्षेत्र को क्या करेगा, मुझे जीत कर देगा। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जब ये जो आपका डुप्ले है इसने क्या किया, मद्रास को जीत लिया, आक्रमण किया और खुद के दम पर मद्रास को क्या किया, जीता। लेकिन जीतने के बाद जो उसने वादा किया था, किसके साथ? अनवरुद्दीन के साथ, वो वादा तोड़ दिया। ठीक है। किसने? डुप्ले ने। अब अनवरुद्दीन ने जो देखा कि ये डुप्ले तो दे ही नहीं रहा मद्रास, बातचीत की कि भाई तुमने कहा था कि मद्रास दोगे, हमने जब मना किया था कि अशांति मत फैलाओ, तो तुम्हें मद्रास मुझे लौटा देना चाहिए ना, तुमने जीत लिया है, तुमने कहा था। तो ये बोलता है कि हमारा क्षेत्र अधिकार, हम तुम्हें मद्रास वापस नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि डुप्ले ने मद्रास जीतने के पश्चात उसे जो देने का वादा किया था वो उसे वापस नहीं किया। तो अब कौन गुस्सा हो जाएगा? अनवरुद्दीन, है ना। और कहेगा कि हमारे ही कर्नाटक क्षेत्र में रहते हो और यहाँ संघर्ष करते हो, यहाँ के क्षेत्रों को जीतते हो, और जब मैं कहता हूं कि मुझे दे दो तो मुझे नहीं देते हो। तो अब तुमसे हम भी क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। और यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनवरुद्दीन को भड़का दिया कि हाँ हाँ लड़ो लड़ो। ठीक है। तो यहाँ पर अनवरुद्दीन जो है वो क्या करने लगेगा, संघर्ष। किसके साथ? फ्रांसिस, फ्रांसिस जो आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ। तो अनवरुद्दीन का पुत्र जो है उसका नाम क्या है, महफूज खां। इसने क्या कर दिया, फ्रांसीसियों पर आक्रमण। क्यों किया?
क्योंकि मद्रास पर जो अधिकार था उसको किसको देना था? डुप्ले को, अनवरुद्दीन को देना था, क्योंकि ये उनके बीच में क्या हुई थी? शर्त या संधि तय हुई थी। तो ये जो उल्लंघन किया तो इनके बीच में क्या होगा? संघर्ष। अब आप देखेंगे कि यह संघर्ष फ्रांसीसियों और किसके बीच में हो रहा है? कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, जिसमें मेन प्लेयर कौन है? उसका बेटा भी है, कौन? महफूज खां। और यह युद्ध जो है वो आपके तमिलनाडु या मद्रास वाले क्षेत्र में अडियार नदी के तट पर होगा। कहां पर होगा? हाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका क्षेत्र है ये है आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र, और तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर ये आपको जो नदी दिखाई दे रही है, ये नदी का नाम है आपके अडियार नदी। कौन सी नदी है? अडियार। और यहीं पर आपके ये क्या है? ये है आपका चेन्नई। क्या है आपका? चेन्नई। तो अडियार नदी के समीप जो आपका चेन्नई है, जिसे किस नाम से जाना जाता था? मद्रास। तो इसे हम मद्रास भी कह सकते हैं। तो इस मद्रास पर पुनः अपना क्षेत्राधिकार स्थापित करने के लिए कर्नाटक क्षेत्र का नवाब वर्सेस फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, इनके बीच में जो युद्ध होगा वो अडियार नदी के पास स्थित एक छोटा सा प्रसिद्ध लोकेलिटी जिसका नाम है सेंट थॉम। क्या नाम है? सेंट थॉम। इस सेंट थॉम नामक स्थान पर इनके बीच में युद्ध होगा। तो अब जो युद्ध देखना है आपको, वह युद्ध जो है वह अडियार का युद्ध या सेंट थॉम का युद्ध कहलाता है, जो कब हुआ? 1746 में हुआ। किसके बीच में हुआ? फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन 1746 में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन लड़ रहे हैं? डुप्ले और अनवरुद्दीन और प्लस महफूज खान। महफूज खान कौन है? अनवरुद्दीन का बेटा। ठीक है। अडियार नदी में लड़ाई हुई। तो हम देखते हैं कि यदि जो डुप्ले है, कौन है आपका? एग्जाम्पल बतौर कि यदि डुप्ले की सेना में कितने हैं? 10,000, तो आपके नवाब की सेना में अगर मैं कह रही हूं कि इसकी सेना में कितने हैं? 1,00,000। कितने हैं? 1,00,000। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जब अडियार नदी पर लड़ेंगे तो डुप्ले जीत रहा है। किसने जीता? डुप्ले जीता। यानी आप देखेंगे कि डुप्ले का एक एक सैनिक जो है वो आपके नवाब के 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ा। कितने सैनिकों पर भारी पड़ा? 10-10। तो 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ा, मतलब किसकी सेना मजबूत है? डुप्ले की। ठीक है। और आप देखेंगे कि इसका परिणाम यह हुआ कि अडियार नदी के तट पर सेंथोम नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ उस पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले क्या हुआ? जीत गया। और फाइनली अब जो मद्रास है वो दोनों से छीन लिया गया। किससे किससे? पहला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, जहां पर उनका क्या था? फोर्ट सेंट डेविड वाला क्षेत्र, वो तो पूरा मद्रास क्षेत्र ही उन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। किसने? डुप्ले ने। और अब दूसरी जो वहां पर सत्ता थी किसकी? अनवरुद्दीन की, उससे भी इसने क्या जीत लिया? मद्रास जीत लिया। तो डुप्ले अच्छा प्लेयर है कि नहीं? है ना। और यही इसी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सेंथोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब डुप्ले ने ये क्षेत्र जीता, कौन सा क्षेत्र जीत लिया? हाँ, मद्रास वाला। कौन सा क्षेत्र? मद्रास। तो ये जो मद्रास वाला क्षेत्र है कहां पर? कर्नाटक पे। ठीक है। तो कर्नाटक में जब ये जीता तो इस क्षेत्र पे विजय पाने के बाद डुप्ले को लगा कि मैं दो लोगों से बहुत क्या हूं? आगे हूं। किससे किससे आगे हूं? एक तो कर्नाटक के नवाब से भी आगे हूं, और दूसरा मैं आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी आगे हूं। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? हरा दिया। तो क्यों ना मैं अब आगे और अधिक अपना क्या करूं? क्षेत्र विस्तार करूं। तो डुप्ले इसी कर्नाटक क्षेत्र में क्या करेगा? अब अपने राज्य विस्तार की नीति को अपनाएगा। ठीक है। अभी तो कहां था? मद्रास में, है ना। अब मद्रास वाले क्षेत्र से वो क्या आने वाला है? नीचे। ये मद्रास वाले क्षेत्र से वो क्या आने वाला है? नीचे। तो अब वो सोचेगा कि यहां आऊं। कहां पर? कड्डालौर। कहाँ हूं मैं? कडालौर। और कडालौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा सेंट फोर्ट डेविड। क्या था आपका? सेंट फोर्ट डेविड। तो अब ये आएगा और यहाँ सेंट फोर्ट डेविड में अपना क्या डाल देगा? घेरा डाल देगा। अब इस बात की खबर कहाँ पहुंचेगी? यूरोप। कहाँ पहुंचेगी? यूरोप। और यूरोप में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बताया कि ये डुप्ले जो है इसने हमको मद्रास में हरा दिया। कहाँ हरा दिया? मद्रास में। इसने भारत के स्थानीय शासक को भी हरा दिया।
और अब ये डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त ही नहीं हो रही, इसने हमारे कड्डालौर स्थित डेविड वाला जो आपका किलेबंद कोठी है, इस पर भी इसने क्या डाल दिया है, घेरा डाल लिया है। तो प्लीज प्लीज आप लोग हमारी सहायता कीजिए और हमको क्या भेजे, सेना भेजे। तो यूरोप में वहां पर ब्रिटेन अपना सशक्त हो गया है और ब्रिटेन वहां क्या हो रहा है, जीत रहा है। ठीक है, तो ब्रिटेन ने कहा कि आप वेट, हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, हम बहुत जल्दी क्या भेजेंगे, सेना। बहुत तीव्रता से यूरोप वाले क्षेत्र से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करने के लिए सेना भेजी जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना यहाँ पर आएगी, किसकी सहायता करने के लिए, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। किसके विरुद्ध सहायता करने के लिए, डुप्ले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेना किसकी मजबूत हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना मजबूत हो गई। और जब ये सेना मजबूत हो जाएगी तो अब डुप्ले को क्या होगी, नानी याद आएगी। ठीक है, और डुप्ले जो है वो 1 साल 6 महीने तक क्या करे रहेगा, घेरा डाला रहेगा। किसका, कड्डालौर वाले क्षेत्र का, सेंट फोर्ट डेविड नामक जो आपकी व्यापारिक कोठी है उसका। लेकिन इसको आगे सफलता नहीं मिल रही, और जब ये 1.5 साल का टाइम क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत जो हुई थी भारत वाले क्षेत्र में, कहां वाले क्षेत्र पे, भारत। तो आप देखेंगे कि कहानी की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1745, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंद महासागर में खड़े उनके जहाजों पर आक्रमण किया। उसने लाबुर्दने को बुलाया और मद्रास पर अधिकार किया। फिर अनवरुद्दीन भिड़ गया, तो अनवरुद्दीन के साथ लड़ाई कब हुई, 1746 में हुई। अब ये जब जीत जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये घेरा डालेगा। कितने साल, 1 साल 6 महीने, लगभग 1.5 साल। ठीक है, तो 1.5 साल बाद कितना टाइम आ जाएगा, लगभग आपके क्या आ जाएगा, 48 का टाइम आने वाला है ना, मतलब हाँ 1747 वाला टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 6 महीने और बीत गए। ठीक है, जब ये घटना क्रम कहाँ चल रहा है, भारत में, तो यूरोप वाले क्षेत्र में जो उत्तराधिकार का संघर्ष का युद्ध था, जो कब शुरू हुआ था, 1740 में, ये युद्ध वहां पर 1748 में समाप्त हो गया। क्या हो गया, 1748 में समाप्त हो गया। तो जब ये युद्ध वहां समाप्त हो गया तो उस टाइम में ये तो घेरा डाले बैठा है, कौन, डुप्ले। और अंग्रेजी सेना यहाँ पर मजबूत हो गई क्योंकि यूरोप से उसको सहायता के लिए सेना भेज दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध क्या हुआ, समाप्त। जब यहाँ उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होगा तो यहाँ पर एक्स ला चैपल की क्या होगी, संधि, किसके बीच में, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। अब बोले कि एक काम करो, ठीक है, क्या काम करो, बोले, बोले कि ये संधि के तहत तुमने हमारा जो औपनिवेशिक क्षेत्र छीना वो हमें दे दो, और हमने तुम्हारा जो औपनिवेशिक क्षेत्र छीना है वो हम आपको दे देते। ठीक है, तो अब ये जो संधि है इसमें क्या होगा, इसमें एक्सचेंज होगा। क्या होगा आपके, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें। ये है, मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, क्या है आपका, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर एक क्षेत्र क्या था आपका, लुइसबर्ग, कौन सा क्षेत्र था, लुइसबर्ग। और आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, यूरोप, यहाँ क्या है, भारत। ठीक है, तो भारत में कौन सा क्षेत्र है आपका, मद्रास। मद्रास पर किसने अभी कब्जा किया, फ्रांस। ठीक है, लेकिन लुइसबर्ग पर जो कि किसका क्षेत्र था, फ्रांसीसियों का था, उस पर किसने कब्जा कर लिया, ब्रिटिश ने। तो इस एक्सला सेपल की संधि जो आपके उत्तराधिकार के संघर्ष के समाप्ति के बदले में हुई थी, उनने बोला आप यहाँ हमारा मद्रास दे दो और हम आपको आपका लुइसबर्ग दे देंगे। इस प्रकार से प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या होता है, समाप्त। ठीक है, तो डुप्ले ने जो आपका क्षेत्र मद्रास जीता था उसे क्या करना पड़ा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस करना पड़ा। यहां तक क्लियर है, ठीक। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो डुप्ले है उसने अपना क्या किया था, राज्य विस्तार। उसने मद्रास पर क्षेत्राधिकार के बाद नवाब से क्या किया, संघर्ष किया। और उसके बाद अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड जो कि कहां पर था, तमिलनाडु के कडालौर क्षेत्र पर, यहाँ पर क्या किया था उसने, घेरा प्राप्त डाल रखा था, लेकिन वो यहाँ क्या हो गया था, असफल। क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करने के लिए यूरोप से यानी इंग्लैंड से क्या आ गई थी, सेना आ गई थी। तो आप देखेंगे कि ये फोर्ट सेंट डेविड का घेरा डाला, लेकिन अंग्रेजों की सहायता करने के लिए ब्रिटेन ने क्या भेज दी, सेना। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के क्षेत्र में पांडिचेरी का जो घेरा तो डाला, लेकिन वो यहाँ पर क्या हो गए, असफल रह गए, पांडिचेरी वाले क्षेत्र में भी और कडालौर वाले क्षेत्र में भी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलो, अब इसके बाद इसी समय में यूरोप का क्या हो गया, उत्तराधिकार का संघर्ष समाप्त हुआ। और जब उत्तराधिकार का संघर्ष समाप्त होगा तो क्या होगी, संधि। चूंकि ये उसी युद्ध का क्या है, विस्तार है,
तो उसी युद्ध के समाप्ति के पश्चात यहाँ पर भी ये युद्ध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। युद्ध समाप्त तो एक्चुअल में कहाँ हो रहा है, यूरोप, लेकिन जैसे शुरू उसके प्रभाव से हुआ था वैसे ही अंत भी इसके प्रभाव से ही होगा, ठीक है। और फाइनली जो पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर भारत में 1746 से 1748, लेकिन यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष 1740 से 1748 यहां तक हुआ। और ये जो संधि हुई इसे किस नाम से जाना जाता है, एक्स ला सैपल की संधि के नाम से। किसके बीच में हुई, तो आंसर है आपके फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुई, जिसके माध्यम से भारत में क्या हुआ, प्रथम कर्नाटिक युद्ध भी क्या हुआ, समाप्त, और ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध भी क्या हुआ, समाप्त। क्या करना पड़ा, भारत वाले क्षेत्र में मद्रास किसको देना पड़ा, अंग्रेजों को वापस। किसने दिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। और उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर क्या है, लुइस वर्ग, तो वहां पर फ्रांसीसियों को मिल गया, क्या मिला, लुइस वर्ग वापस मिला। और इसको वापस किसने किया, अंग्रेजों ने। तो इस प्रकार से आपका जो है वो पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्या होता है, समाप्त। लेकिन इस पहले एंग्लो कर्नाटिक वॉर के समाप्त होने के बाद क्या पता चला, तो ये पता चला कि आप देखेंगे कि यहां से भारत के जो स्थानीय शासक हैं उनकी पोल खुल गई कि ये लोग कैसे हैं, कमजोर हैं। तो भारत की जो स्थानीय या क्षेत्रीय शक्तियां थी इनके कमजोर और अयोग्यता का परिचय दोनों को मिल गया, अंग्रेजों को भी मिला और फ्रांसीसियों को भी मिला। दूसरी बात, इन स्थानीय शासकों की सेना की कमजोरी भी उजागर हो गई कि जो ये स्थानीय शासक हैं ये अपने नेवी के क्षेत्र में भी बहुत अधिक वीकर हैं, बहुत अधिक कमजोर हैं। ये भी क्या हो गया, उजागर हो गया। और अब स्थानीय शासक चूंकि हार गए हैं तो इनको ये लगा कि हम तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता क्या कर सकते हैं, स्थापित। तो अब दोनों की ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ेगी क्योंकि स्थानीय शासक क्या है, कमजोर। तो कभी आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि युद्ध के बहुत सारे परिणाम होते हैं। इस युद्ध का परिणाम आप देखेंगे कि हमको ये पता चलेगा कि इस युद्ध में ना तो किसको फायदा हुआ, अंग्रेजों को फायदा हुआ, और ना ही फ्रांसीसियों को। क्यों, क्योंकि उनको मद्रास देना पड़ा और उन्हें लुइसबर्ग देना पड़ा। तो जो जीते थे वो फिर से हार गए एक तरीके से, ठीक है। तो युद्ध में तो आपके कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन आपने देखा कि भारतीय शासकों की अयोग्यता और कमजोरियां उजागर हो गई, भारतीय सेना की कमजोरी क्या हो गई, उजागर हो गई, और जो आपके अंग्रेज और फ्रांसीसी गवर्नर हैं इनके साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो परिणाम है वो परिणाम निकलेगा किस युद्ध की समाप्ति के पश्चात, एंग्लो कर्नाटिक युद्ध की समाप्ति के पश्चात। तो आज की क्लास में आपने पहला एंग्लो कर्नाटिक युद्ध कंप्लीटली पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो वो कल की क्लास में पूछ लेगा। कल हम जो है वो सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।